अभी देखते हैं एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के इवेंट को। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के इवेंट को फिर से एक बार आप देखिए। यदि केवल आर है और यहाँ इनपुट दिया जाता है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लोग बात करते हैं नहीं कर रहे हम I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट क्या होता है V नॉट बाय आर। और यदि हम देखते हैं पावर और से एवरेज देखेंगे, वो हो जाता है आई आर एम एस बी आर एम एस। आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। बी आर एम एस कितना होता है, और साथ में cos फाइव भी ध्यान रखना। बी आर एम एस होता है बी नॉट बाई रूट टू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों सेम फेज में, फाइव इसके लिए 0 है। cos फाइव का क्या नाम है, इस cos फाइव को आप लोग जानते रहिए पावर फैक्टर के नाम से, ध्यान रखिएगा। और जब हम बात करते हैं कि आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज हो जाता है 0। आई एवरेज कहने का मतलब पूरे सर्किल का, आई एवरेज हाफ साइकिल, तो ये हो जाता है 2I0/5। और आई आर एम एस आपने देखा ही, रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर ऑफ करेंट, ये हो जाता है I0/√2। ऐसे ही V के लिए भी हम ध्यान रखते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं एक सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, और इसके साथ हम अटैच करते हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका I बनता है I0 कॉस ओमेगा टी। फिर डिफरेंस देख रहे हैं π/2, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आगे होता है करंट वोल्टेज से। और हम आई नॉट कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे V नॉट बाई एक्स सी, जहाँ एक्स सी क्या होगा 1/ω/c। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा ओम, इसका ऐसा यूनिट होगा ओम। और एक्स सी समझ में यदि आ गया हो, तो फिर यहाँ पर पावर देखेंगे एवरेज, तो ये हो गया 0। क्यों, क्योंकि cos फाइव 0 है, cos फाइव 0। अब यदि मैं बात करता हूँ कि यदि केवल इंडक्टर होता, इंडक्टर होता है और तब हम सप्लाई करते हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फिर डिफरेंस यहाँ भी है π/2, लेकिन इसे लिखते कैसे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब करंट वोल्टेज से पीछे है। अब यदि आई नॉट लिखना है तो 1/I0 हो जाता है V नॉट बाई XL, और XL क्या होता है, ये हो जाता है ओमेगा L। यदि बात करते हैं पावर एवरेज, ये भी हो जाता है 0, क्योंकि पावर फैक्टर कितना है 0। ये बातें जब आप समझ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इनका एक डायग्राम हम लोग सेट करते हैं कि जब आई देखेंगे आर के साथ, तो आर यही होगा, बी उसका यही होगा। यदि केवल एल देखेंगे
तो एल के लिए आई यहाँ है तो भी आगे है, सी के लिए भी पीछे है 5/2, और एल के लिए भी आगे है। तो हम लोगों ने ये जो देखे, ये फेज का कहानी यहाँ दिखना शुरू हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। फेज का ये कहानी यदि हम अपने दिमाग में रखें तो हमारे लिए थोड़ा कहानी आसान है। यहाँ देखिए 5/2 और यहाँ देखिए 0 डिग्री। तो फेज इसको इसको कोशिश करते हैं कि हम सेट रखें दिमाग में। फिर से देखते हैं कि हमने आई को यहाँ रखा तो आर इसी जगह दिखेगा, वी आर इसी जगह दिखेगा, सी यहाँ दिखेगा, वी सी यहाँ दिखेगा, एक्स सी यहाँ दिखेगा, आर यहाँ दिखेगा, और एल एक्स एल यहाँ देखेंगे, वी एल यहाँ देखेंगे। तो हम लोग इस आइडिया को एक बार रिवाइज कर लें। यदि बात करते हैं प्योर प्योर रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टेंस है तो कहानी क्या है कि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट V नॉट बाय R। कहाँ से डिराइव होके आता है, वो डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। लूप रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का पढ़ लेते हैं, अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। और आई नॉट वी नॉट बाई आर, ये बचपन से याद है आपको, मतलब कि 9th-10th में पढ़ा तब से याद है, बाई आर पर आई नॉट वी नॉट बाई आर। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि आई आर एम एस वी आर एम एस बाई आर, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि आई आर एम एस वी आर एम एस बाई आर के बदले एक्स सी, वी आर एम एस बाई एक्स सी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो आई वी बाई आर, आई आर एम एस वी आर एम एस बाई एक्स सी, आई नॉट वी नॉट बाई एक्स सी। वैसे ही आई नॉट बात करते हैं इसमें आई नॉट वी नॉट बाई एक्स एल। इसी तरह देखेंगे आई आर एम एस वी आर एम एस बाई एक्स एल। एक्स एल कहाँ से आएगा, ये नया फॉर्मूला आ गया ओमेगा एल। फिर आप कहेंगे कि एक्स सी कहाँ से आ गया, ये नया फॉर्मूला आ गया है 1/ओमेगा सी। आर कहाँ से आ गया, अरे ये तो ही पुराना फॉर्मूला यार आर। तो अपन इनको पहचाने कि आई इक्वल्स टू वी बाई आर, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर, आई आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट वी आर एम एस बाई आर। आर के बदले अलग अलग सर्किट में यदि कैपेसिटर वाला है तो आई आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्स सी, आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एस बाई एक्स सी। एक्स सी कितना होगा, 1/ओमेगा सी होगा। एक्स सी एक्स एल आर इन सबका रेजिस्टेंस क्या, यूनिट क्या, ये ओम। पावर एवरेज जब निकालते हैं तो आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव मिलता है। आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव में कॉस फाइव को कहते हैं पावर फैक्टर। ध्यान रखिएगा, चूंकि आई आर एम एस कॉस फाइव आई आर एम एस के एक कंपोनेंट की तरह यदि आप देखते हो, एक कंपोनेंट और होता होगा आई आर एम एस साइन फाइव, जो कि पावर में नहीं है। इसको कहते हैं इज कॉल्ड वाटलेस करंट। मतलब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ ऐड किया आप लोगों के लिए कि आई आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव को क्या नाम दिया है हमने, आई आर एम एस साइन फाइव को क्या नाम दिया है हमने, आई आर एम एस साइन फाइव को नाम दिया है वाटलेस करंट। आई आर एम एस कॉस फाइव कहाँ है, पावर में मौजूद है, वाट देता है। तो आई आर एम एस साइन फाइव क्या हो जाएगा, वाटलेस करंट हो जाएगा। मैं ये चीजें इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये है आसान चैप्टर, लेकिन आसान तो तब ना जब हम इसे समझ जाएं। अब विचार करिए एल सी आर सीरीज एसी सर्किट। तो सीरीज एसी सर्किट की यदि हम बात करते हैं तो इनके सोचने के लिए आप क्या कहानी बताएंगे वो देखिए। यदि v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, आप लिखेंगे एफ टी बाई लूप रूल। बाई लूप रूल क्या लिखने वाले हैं,
एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे उससे कहानी ये बन रही है कि रिजल्ट इसके आते हैं, रिजल्ट आते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट कितना होता है? आई नॉट होता है वी नॉट बाई जेड। जेड कितना होता है? ये होता है एक्स एल माइनस एक्स सी, कोई भी बड़ा हो, बड़े में से छोटे को हटाते हैं का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसका नाम क्या है? ये कहलाता है इम्पीडेंस। एक्स को क्या कहते हैं? एक्स एल माइनस एक्स सी को इसे कहते हैं रिएक्टेंस। सर एक्सएल को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर एक्स सी को क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स को क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। ये जेड को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। सर आर को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। सर ये सारे रेजिस्टेंस एक साथ, हाँ, आर रेजिस्टेंस, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स सी माइनस एक्स एल या एक्स एल माइनस एक्स सी ये रिएक्टेंस कहलाएगा। जेड क्या कहलाता है? रिएक्टेंस स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कहलाता है इम्पीडेंस। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और cos फाई कहाँ से आता है? पावर फैक्टर, ये हो जाता है आर बाई जेड। पावर फैक्टर ये हो जाता है आर बाई जेड। जेड क्या है वो दिख रहा है आपको, आर क्या है वो दिख रहा है आपको। अब इसको हम लोग जब चित्र बना करके याद रखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ एक रिजल्ट और इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये तो होता है लूप रूल। फॉर आरएमएस values of voltage VL, VC, VR and V, we can not apply loop rule. Loop rule can be applied, ध्यान दीजिएगा, loop rule can be applied in instantaneous voltages. लूप रूल इंस्टेंट में तो अप्लाई होता है, लेकिन आरएमएस वैल्यूज में अप्लाई नहीं होता। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि सर्किट में आप कभी अप्लाई करते हैं वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर एसी वोल्ट मीटर का जो वर्किंग होता है वो रीडिंग क्या देता है? ये रीडिंग देता है आरएमएस वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा। मान लो यहाँ मैं एक और लगा रहा हूँ, यहाँ वोल्ट मीटर वी डैश, इसका जो रीडिंग आएगा ये आरएमएस वैल्यू। और इसी तरह एक और लगा रहा हूँ, इसका जो रीडिंग आएगा ये भी आरएमएस वैल्यू। और इन आरएमएस वैल्यू के जो आप देखोगे रिलेशन, वो रिलेशन कैसे पता चलेगा? इसका रीडिंग जो है ना, इसको हमने मान लो वी एल कह दिया, इसका रीडिंग वी सी कह दिया, और इसका जो रीडिंग आएगा उसे वी आर कह दिया, और ये जो सोर्स वाला है वो वी कह दिया। ये सारी कौन से वैल्यू हैं? आरएमएस। ध्यान रखिएगा, आरएमएस। यदि ये आरएमएस वैल्यू है
अरे थैंक यू, मेरा बोलना बेकार हो रहा था इतनी देर से। अब वी आर इक्वल्स टू ये आई, वी आर इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, वी आर इक्वल्स टू वी आर एम एस इक्वल्स टू, आप यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ चेक करिए, वी आर क्या होता था, वी आर आई आर हो जाता था, लेकिन यहाँ हम आर एम एस वैल्यू नोट कर रहे हैं, एसी में आई तो बदल रहा होता है, तो कौन सा आई लेके मल्टीप्लाई करेंगे कि वोल्टेज मुझे मिले जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। तो वोल्टेज जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा उसके लिए हम आर एम एस वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला रीडिंग वोल्ट मीटर देगा। ध्यान रखिएगा, यदि मैं कैपेसिटर के क्रॉस के वोल्ट मीटर का रीडिंग ढूंढ रहा हूँ तो मुझे आईआरएमएस जो है, करंट तो बदल रहा है हर एक मोमेंट पे, तो चार्ज भी बदल रहा है कैपेसिटर के ऊपर का हर एक मोमेंट पे, तो कौन सा वोल्टेज ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। आईआरएमएस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्ससी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दे देगा कि वोल्ट मीटर का रीडिंग। और जब ये अलग अलग वोल्ट मीटर का रीडिंग आपको मिल गया तो मान लो आपके ये जेड स्क्वायर यहाँ जो है वो कैसा था, याद करिए, जेड स्क्वायर आया था, नीचे देखिए ब्लू में मैं लिख देता हूँ ये सारा। जब हमने देखा था इस सर्किट को तो जेड कितना था, अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको ऐसे देखो, जेड स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक काम करो, दोनों तरफ आई आर एम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आई आर एम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आई आर एम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये पार्ट क्या कहलाएगा, सोर्स का जो वैल्यू होगा आर एम एस का वो वी सोर्स आर एम एस स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट में चला जाएगा ना, ब्रैकेट में चला आया आई आर एम एस इंटू एक्स एल माइनस आई आर एम एस इंटू एक्स सी, इनके होल स्क्वायर प्लस आई आर एम एस इंटू आर, इसके होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड में भी सोर्स स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर, और यहाँ पर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो ये तो आपने ना वेक्टर जैसा कोई रिलेशन देखा है, तो ये वेक्टर की तरह है, तो उन्हें या तो याद रखिए या मैंने जो शुरू में डायग्राम बताए उस डायग्राम पे आ जाइए। डायग्राम मैंने क्या बताए थे, मैंने कहे थे कि एक्स एक्सिस पे आप आई रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं आर, यहाँ नीचे उससे पाई बाई 2 पीछे रखते हैं एक्स सी, और ऊपर रखते हैं एक्स एल, यहीं पे हो जाता है वी सी, यहाँ होता है वी आर, यहाँ होता है वी एल। अब गौर करो, ये यदि मैं देखता हूँ इन दोनों को कट करके तो नेट इधर चला आएगा वी एल माइनस वी सी, और वी आर तो यहाँ दिख ही रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ नहीं दिख जाएगा, वी कितना दिख जाएगा, अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर वी आर स्क्वायर। तो हम लोग या तो ये वेक्टर्स की तरह इन्हें देखें, वेक्टर्स के नजरों से इन्हें देखें और याद रखें, या फिर वो फॉर्मूला जैसे है वैसे उन्हें याद करने की कोशिश करें। फॉर्मूले में तो आप यहाँ देख ही चुके हैं कि वी स्क्वायर कितना आ रहा है, वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। यहाँ मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ, आपको यदि कभी वी आर एम एस लिखना है तो वी आर एम एस किसका लिखना है पहले डिसाइड करो। यदि सोर्स का वी आर एम एस चाहिए तो आई आर एम एस इंटू जेड, यदि इंडक्टर के क्रॉस वी आर एम एस चाहिए तो आई आर एम एस इंटू एक्स एल, यदि कैपेसिटर के क्रॉस का वी आर एम एस चाहिए तो एक्स वी आर आई आर एम एस इंटू एक्स सी, यदि रेजिस्टेंस के क्रॉस का वी आर एम एस वैल्यू चाहिए, मतलब आर एम एस वोल्टेज चाहिए, वी आर एम एस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं आई आर एम एस इंटू आर। तो ये तरीका हो गया वोल्टेज जो मेजर करेगा इंस्ट्रूमेंट उसके वैल्यू रीडिंग को देखने का।
और जो सोर्स के क्रॉस होगा आरएमएस वैल्यू, इंडक्टर के क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, इनके आपस का रिलेशन लूप रूल से वैलिड हमें नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज हमने आपको क्या बताए, ये बताए वी आर इक्वल्स टू आई आर एम एस आर, वी एल इक्वल्स टू आई आर एम एस एक्स एल, वी सी इक्वल्स टू आई आर एम एस एक्स सी। अब सोचो कि यदि आप बात करते हैं कि इनका आपस का सोर्स के आरएमएस जो वोल्टेज सप्लाई है उससे क्या रिलेशन होगा, तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जो एलसीआर सर्किट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का लिखकर लूप रूल से उसे सॉल्व करके देखा, उसके सॉल्व करने पर जो इम्पीडेंस आया है वो तो हमने याद कर लिया है, z इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आईआरएमएस स्क्वायर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू के, तो जैसे ही इक्वल्स टू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में आ गया आई आर एम एस जेड का होल स्क्वायर, जिसे वी सोर्स आर एम एस का स्क्वायर कह देंगे। लेफ्ट साइड में आ गया आई आर एम एस एक्स एल माइनस आई आर एम एस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो वो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस वी आर स्क्वायर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम रीडिंग की बात करेंगे किसी भी एलिमेंट, चाहे इंडक्टर या कैपेसिटर या रेजिस्टेंस के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो हमें क्या करना है, वो आरएमएस वैल्यू देगा इंस्ट्रूमेंट, पक्का कर लो, इंस्टेंटेनियस नहीं देने वाला। एक सेकंड में यदि 100 बार डायरेक्शन बदलेगा करंट, तो यदि वो हम डीसी वाला वोल्ट मीटर यूज करेंगे तो डीसी वाला वोल्ट मीटर जो गैल्वेनिमीटर से बदल करके आपने बनाया है, डीसी वाला वोल्ट मीटर तो रिजल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि एक सेकंड में 100 बार वो जब लेफ्ट जाने की सोचेगा तब तक वो इंस्ट्रक्शन आएगा राइट जाओ नीडल के पास, और वो जो वोल्ट मीटर का नीडल है उसमें इनर्शिया के कारण वो कहेगा कि मैं कहीं नहीं जाता, जीरो, तो जीरो शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक सेकंड में वो 100 बार लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, और यदि वो एक सेकंड में 100 बार राइट लेफ्ट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लेफ्ट गया या राइट गया, आपको तो आंखों से वो जीरो पे ही दिखेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इनर्शिया मास के कारण वो लेफ्ट या राइट 100 बार नहीं जा पाता। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी पता कर लिया है कि हम जब यहाँ रीडिंग लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट अलग टाइप का है। ये अलग टाइप का मतलब क्या होता है सर? अलग टाइप का मतलब है कि सोचो ना, किसी कंडक्टर से थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर 11 में आता है, हम जानते हैं हीट जनरेट होने पे वो एक्सपेंड होता है। तो किसी हम ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में करंट जाए, चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, हीट तो डेवलप करेगा मेटल का यदि है तो, और यदि हीट डेवलप करेगा तो एक्सपेंड भी करेगा। एक्सपेंशन ज्यादा होने का मतलब ज्यादा करंट गया, एक्सपेंशन कम होने का मतलब कम पावर वाला करंट गया। और हम लोग उस एक्सपेंशन के बेसिस पे पता कर लेंगे कि करंट का या वोल्टेज का क्या हाल है वहां पर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया गया है उस आइडिया को, और आपसे मैं अब छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले बड़े टुकड़े में ही देख लो। यहाँ पर वोल्टेज आप देख रहे हैं मेजर किया गया है एक डब्बा लगा के, 60 ओम। एक कैपेसिटर भी है, इसके क्रॉस भी डब्बा लगाया, यहाँ भी मेजर कर लिया है आपने 20 ओम, और आगे एक रेजिस्टेंस है खुद जो कि है 30 ओम। और आपको बताना है कि जो सप्लाई किया गया ना सोर्स का वी सोर्स, उसका आरएमएस वैल्यू क्या है। इस एग्जांपल को देखिए और सोचिए, और आप बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग सोच पा रहे हैं? अंशुमन सुन रहे हैं मेरी आवाज?
वी सोर्स के लिए क्या है? हेलो हेलो अंशुमन, सोहम, सिमरन, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? यस सर, यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि वैल्यू क्या है। वैल्यू कितना है ये हम पता कर रहे हैं कि सोर्स वाला आरएमएस का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, सोर्स वाला आरएमएस का यदि वैल्यू पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला पे जाते हैं, वी सोर्स आरएमएस। ये कितना आया था? अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। इसमें ज्यादा कहाँ पंगा लेना है यार, 60 - 20। सर हम फॉर्मूला 3 दिन बाद याद करेंगे और 6 दिन बाद अप्लाई करके आपको बताएंगे, तब तक तो चैप्टर 2-4 और निपट लेगा यार। आप लोग थोड़ा कोशिश करो साथ में, कोई मैं बहुत कठिन कठिन फॉर्मूले थोड़े मैं बता रहा हूँ, केवल लफड़ा ये है कि मैं 15-20 फॉर्मूले साथ में बता देता हूँ। कोई नहीं, तो 2-4 दिन सुनने के बाद कभी तो वो सुबह आएगी जब आपको लगेगा कि ये सारे मैंने 10 बार सुन लिए, तो याद रहेगा। देखो ये 50 वोल्ट सबके समझ में नहीं आया होगा, तो चित्र से समझो। यदि चित्र बनाते इसका तब पता नहीं आप कौन कौन सा चित्र कैसे कैसे बनाते हैं। अरे कोई नहीं यार, चित्र भी देखोगे 10-20 बार तो समझ में आने लगेगा। देखो जल्दी जल्दी, ये आई के पास हम हमेशा बनाया करते हैं वी आर, वी एल वी सी नीचे, वी एल ऊपर। तो ये देखो ये है 7, इधर देखो ये है 20, इधर है 20 और इधर वी आर कितना है 30। ये 20 और 60 जो है, इधर कितना हो गया 40, इधर कितना है 30। तो रिजल्टेंट वाला कितना हो जाएगा? अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर दैट इज 50। तो या तो चित्र फील करो, सर मैं चित्र नहीं देखना चाहता तो चाहे फॉर्मूला याद करो। सर मैं याद करने में बड़ा कमजोर हूँ, तो मैं तरीका बताता हूँ। किसी भी आइडिया को जब आप 100 बार बोलते हो और 100 बार लिखते हो तो वो याद हो ही जाता है। सर 100 बार लिखने में आलस आता है, तो मैं कहूँगा 200 बार लिख लो, तो 100 बार में अगली बार लिखोगे तो आलस नहीं आएगा, वो कम लगेगा। एक बार 500 लिख के देख लो, तो मैं तो 10-20 बार का तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा लिखने का। तो ठीक है, तुम लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लिखने से बहुत जरूरी है कि आप लिखें। जो फॉर्मूले ये अभी चित्र कथा की तरह देख रहे हैं आईपैड पे या अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो वो आप उसको कागज पे लिखें। मैं मान लो रिकॉर्डिंग शेयर कर भी देता हूँ, आपका ये जिम्मेदारी है कि आप उसके बाद भी उसे कागज पे 5 बार 7 बार लिखें। सर मेरा तो टाइम बर्बाद होता है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ कि सुन के ही याद कर लेता हूँ। अरे भाई मैं कहाँ कहता हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप याद कर ले तो अच्छी बात है, लिख के देख लो ना सही आया रिजल्ट गलत आया, खुद पता चल जाएगा कितने इंटेलिजेंट। और 2-4 बार गलत होगा तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि आपसे गलती हुई। अगली बार जब मैं पूछूंगा तो सही बना के बता देना, मैं मान लूंगा इंटेलिजेंट। नहीं तो शुरू में गलती करना कोई गुनाह नहीं, आप कर सकते हैं, घर में गलती करिए जितनी करिए। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेक करिए, आपके पास ये रिजल्ट आ रहे हैं ओम नहीं वोल्ट में, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट और 40√2। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चित्र बनाते हैं। ये आर, ये यहाँ आया वी आर आई के बगल में, ये आया वी सी, ये आया वी एल लिख रहे हैं 100, वी एस सी लिख रहे हैं 40, वी आर लिख रहे हैं 60, और ये सॉरी वी सी लिख रहे हैं 60 और ये लिख रहे हैं 40। 60 और 100 हो गया, इधर हो गया 40, यहाँ भी कितना है 40। इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, ये वी जेड, वी जेड मतलब वी सोर्स आरएमएस, ये हो गया 40√2 और ये एंगल 5 हो जाएगा 45 डिग्री। पावर फैक्टर cos 5 कितना हो गया 1/√2 पावर फैक्टर। ये सब बातें आपके समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सर इसका मतलब तो ये हुआ, अभी अभी आपने एक नया फॉर्मूला मुझे बताया, जैसे हम लिखा करते थे cos पाई
आर बाई जेड, वैसे ही एक और फॉर्मूला आ गया है, आई आर एम एस इंटू आर अपॉन आई आर एम एस इंटू जेड। ये तो हो गया वी आर बाई वी जेड। वी जेड मतलब आर एम एस वैल्यू ऑफ सोर्स, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज across the source। चलो, यदि आपके दिमाग में ये आइडिया अटक जाए, जरूरी नहीं है अटक ही जाएगा, कोशिश करने में क्या जाता है। ये देखिए, वी एल मैंने कहा 30, वी सी कहा मैंने 20, और वी आर कह रहे हैं 20, 10 वोल्ट। अब मुझे बताइए कि ये पावर फैक्टर कितना होगा। इस एग्जांपल में पावर फैक्टर आपको बताना है। अरे पुष्कर, जगे हुए हो क्या? Sir, 1/√2. यस सर। परफेक्ट आंसर दो बालक। कहाँ रहते हो? सर थोड़ा 2 दिन से तबीयत थोड़ी खराब थी। ओहो, कोई नहीं कोई नहीं, रिलैक्स करो। अभी जो बता रहा हूँ वो सारे बाउंसर जा रहे हैं या कुछ एक दो पकड़ में आ रहा है आइडिया? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं। और रचित सिंगला, यार तुम कहाँ थे बीच में यार? एक दो दिन बीच में तुम भी कहीं गायब हो गए थे। बालक, सुन रहे हो क्या? अभी भी लगता है पूरी तरह उपस्थित नहीं हुआ। सोहम, गौतम, यार गौतम तुम्हारा तो फोन भी ठीक हो गया यार, फिर भी यस गायब हो सर, जाते हो। यही हूँ तो सर। कहाँ गायब हो जाते हो बीच में? सर बीच में नहीं, अभी मेरे पेपर चल रहे हैं ना एक्चुअली, तो इस वजह से नहीं आ ओहो, पाया था, नहीं कर पाया था। फिर कोई नहीं कोई नहीं, तो पढ़ाई में मतलब लगे ही हुए हो। मैं यस सर, ढूंढता आज रहता हूँ। पेपर एक्चुअली खत्म भी हुआ है, तो आज अच्छे से क्लास कर सकते अब आगे मैं एक्सपेक्ट करूँ ना कि तुम हो, हैं। यस सर, यस सर, लिखोगे। अभी तो मैं हूँ हाँ, वैसे। वही दिखते नहीं रहते हो तो मुझे चिंता होने लगती है कि टॉपिक आगे बढ़ रहा है। सोहम बालक, आज तो आवाज ही नहीं सुन रहे हो तुम मेरा। कोई नहीं। रचित सिंगला, कोई जवाब नहीं आ रही, कहाँ हो? लक्ष्य, आजकल पूछते नहीं हो यार इतना, या तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया या छोड़ दिया समझना, क्या बात है? सर तबीयत ठीक है कि नहीं ये बताओ पहले। ठीक है सर। लग नहीं रहा है यार। नींद वींद ठीक से लिया करो, ठीक से सोया करो, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया करो। पहले रिलैक्स करना जरूरी है, स्वस्थ रहो, और स्वस्थ जब हो तो फिर पढ़ाई करो। ठीक? और पूछो यार, तुम शांत होकर चुपचाप सुनते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है आज आज मूड नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। ठीक है? और नहीं, सर स्पीड मेरा थोड़ा ज्यादा है टॉपिक का, इसलिए मैं 3 बार पढ़ा रहा हूँ, और तुम धीरे करवा दोगे पूछ पूछ के, तो मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा, सबके समझ में आ जाएगा। पायल, ये पॉइंट्स जो बताया जा रहा है आज, थोड़ा बहुत आपके भी समझ में आ रहा है या अभी नहीं? सर हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज मैंने 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, मतलब मेरा मन करता है कि मैं बताऊं, क्योंकि ये आपको भी लग रहा होगा कि एक सिस्टमेटिक वे में कुछ फॉर्मूले हैं, इनको मैं देख लूं तो मेरा काम बन जाए। और फॉर्मूले हैं मात्र 50, 55, 60 या 100। इस चैप्टर जी की सर। बस एक समस्या है कि फॉर्मूले बहुत हैं, उनके साथ अपना एक कंफर्ट आपको बनाना है। यदि बन गया तो चैप्टर निपट लेगा। और ज्यादा फॉर्मूले का एक ही समस्या है, यदि वो सिस्टमेटिक नहीं रखेंगे हम अपने दिमाग में तो समय पे काम में नहीं आता। ठीक? तो अभी तक जो कहानी बताई गई है, उन कहानी को मैं बताना तो चाहता था रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस तक जाने का तो काम अभी बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उससे पहले के रास्ते में मैं अटका हुआ हूँ, एलसीआर के साथ आपकी जान पहचान करवाने में लगा हुआ। अभी पिछला वाला पेज देखो ना एक बार। पिछले वाले पेज पे हमने लिखा है फॉर्मूला। क्या लिखा है फॉर्मूला? कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर को से आप देख रहे हो, पावर फैक्टर, पावर में
रहने वाला फैक्टर, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसको कहते हो? cos फाई को। cos फाई कैसे देखते हैं? एक फॉर्मूला है r बाई जेड और दूसरा फॉर्मूला है वी आर बाई वी जेड, और वी आर बाई वी जेड से भी मन नहीं भरा मेरा, मान लो नहीं भरा और ऐसा हो गया, तो हम यहाँ पर वी जेड के बदले क्या लिख देते हैं उसे भी देख लो। cos फाई के लिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसे देखो। cos फाई इक्वल्स टू वी आर बाय वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। अब तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो कम से कम दिख ही जाएगा ना, और यदि फॉर्मूला दिख जाएगा तो अपना काम भी तो बन जाएगा। या तो cos फाई r बाई जेड से बनेगा, या वी आर बाई वी जेड से बनेगा, या cos फाई वी आर बाई अपॉन वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर से बनेगा। इस जगह चेक करके देखो, इस जगह cos फाई कितना हो जाएगा? cos फाई हो जाएगा वी आर दैट इज 10 30 माइनस 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ऊपर है 10, नीचे 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 रूट 2, ये हो गया 1 बाई रूट 2, पावर फैक्टर आ गया। अब करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना हो गया? 45 डिग्री, 5/4। और आगे कौन होगा? करंट से वोल्टेज से करंट आगे होगा या वोल्टेज से करंट पीछे होगा? तो चेक करो कौन ज्यादा है, VL ज्यादा है या VC ज्यादा है। तो और याद करो चित्र, चित्र में हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ देखा था I, यहाँ देखा था VR, यहाँ देखा था VC, यहाँ देखा था VL। अब सोचो यदि VL बड़ा होगा VC से तो इनका रिजल्टेंट तो यहाँ चला आया, और ये भी जो रिजल्टेंट वाला आएगा VL माइनस VC और VR का, तो यहाँ आ जाएगा सोर्स वाला। तो सोर्स वाले V से करंट क्या हो जाएगा? पीछे। कितना? 5/4, 45 डिग्री पीछे आ जाएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल हम लोग, ये जो ये जो XY ग्राफ पे चित्र बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सब कोई फिर से आज एक बार फिर से ध्यान से देखो। गौतम आप भी, यस सर। लक्षित सिंगला आप भी, अंशुमन आपका भी छूटा है ये लेक्चर, आई थिंक किसी दिन आप भी एब्सेंट रहे हैं इस बीच में। बालक अंशुमन, हेलो, अरे जग जाओ यार, कहाँ हो? सर मेरा भी ये वाला छूट गया था। हाँ तो अब ध्यान से मैं बता रहा हूँ कुछ कर और देखिएगा। और इधर मैं देख रहा हूँ शिखर, आप तो है ना क्लास में, आपका भी कुछ मिस किया है बीच में एक दो। यस सर। तो इसको मैं और स्लो और धीरे धीरे बताऊं एक बार और। यस सर। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ ना कि इनको धीरे धीरे बताने की सोचता हूँ। उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, लाता हूँ व्हाइट स्क्रीन। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं कहता हूँ V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, सर ये कहाँ से आया? इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताओ EMF जनरेट करने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास? तो मैं जानता हूँ E बराबर माइनस d∅dt, और 5 के लिए मैं जानता हूँ V डॉट ए, और ये हो जाता है VA cos ओमेगा टी। यदि ओमेगा से एक लूप को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने लगूं, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में मैंने घुमाना शुरू किया एक लूप को, मैंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रोटेट करना शुरू किया। यदि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू किया तो पहले ओमेगा स्पीड से, तो लूप का एरिया फिक्स है, बी का वैल्यू फिक्स है, तो हम क्या देख रहे हैं कि उनके बीच का एंगल ही तो बदलेगा, और क्या बदल देगा? पहले सारे लाइन गुजर रहे हैं परपेंडिकुलर एरिया के थ्रू, और जैसे ही एरिया को 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, एक भी लाइन नहीं गुजर रहा होगा उस एरिया से, सब उसके पैरेलल होंगे, उस एरिया को क्रॉस करके गुजरने वाला एक भी लाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब रोटेट करने से भी फ्लक्स बदल सकता है। 5, अब मान लो d∅dt हमने देखे, ये क्या हो गया? VA ओमेगा, और कॉस बदल जाता है साइन ओमेगा टी में डिफरेंशिएशन से,
और आप माइनस d∅/dt को लिखना जानते हो EMF, तो ये कितना हो जाएगा प्लस BA ओमेगा cos ओमेगा t। तो आप इसको कह दो E और इसे कह दो E0 cos ओमेगा t। तो ये हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, इस वोल्टेज को देखो, ये कैसा वोल्टेज बनेगा। इस वोल्टेज की यदि मैं बात करूं तो ये क्या हार्मोनिक फंक्शन नहीं बन गया E का टाइम के साथ। हार्मोनिक फंक्शन बनने का मीनिंग फील करो, मीनिंग फील करो। हार्मोनिक फंक्शन बनने का मीनिंग फील करो कि इससे जो ये जो है यही 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 तरीका है AC जनरेटर के वर्किंग का। मैकेनिकल एनर्जी लगा करके यदि हम लूप को रोटेट करते हैं तो लूप में एक EMF आ जाता है, उसमें यदि बल्ब जोड़ते हैं तो वो जलने लगेगा, उसमें कोई पंखा लगा लेंगे वो चलने लगेगा। मतलब AC जनरेटर जो है AC जनरेट करके आपके घर में सप्लाई कर देता है। सोचो ना, शादी ब्याह के मौके पे बड़े बड़े मैदान में जो फंक्शंस होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं ना कि वो पंडाल के बाहर लगा रहता है बड़ा बड़ा जनरेटर। क्यों? क्योंकि वो एक दिन की व्यवस्था है, उसमें परमानेंट वायरिंग क्यों करेगा। तो टेम्परेरी लगाया, बड़ा सा जनरेटर लाके चला दिया सारा, वो पूरे पंडाल में रोशनी वोशनी जो भी पंखे वंखे कूलर वूलर जो चाहिए चलेगा आराम से। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि AC जनरेटर क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करेगा कोई ना कोई और लूप को रोटेट कर देगा। यदि लूप रोटेट हो गया तो अपना काम बन गया। अपना काम क्या बन गया, EMF डेवलप हो गया। अब EMF डेवलप जो होगा इसका क्या है नेचर, ये अल्टरनेट वे में अपना वैल्यू बदल रहा है, अपना डायरेक्शन भी बदल रहा है। अब इस तरह का जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज मान लो हम दिखाना चाहते हैं, तो मान लो ऐसा ही वोल्टेज है, मैंने उसको लिखा V0 sin ओमेगा टी। जैसे cos ओमेगा टी का फंक्शन हो सकता है, वैसे थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करूंगा, वो sin ओमेगा टी का भी फंक्शन हम बना सकते हैं। और मान लो इस सोर्स का तुम चित्र बनाते हो, कैसा है EMF, ये तो ऐसे बन जाएगा V और T का। अब मुझे ये बताओ, यदि कोई कहे कि यहाँ से यहाँ तक, तो क्या यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल कंप्लीट दिख रहा है या नहीं? यस वन साइकिल कंप्लीट। वन साइकिल कंप्लीट का क्या मतलब आ गया कि यहाँ हम यदि एवरेज देखते हैं, एवरेज, एवरेज कहने का मतलब भी एवरेज इन वन साइकिल, एवरेज कहने का यही मतलब दिया जाता है। और एवरेज निकालने का क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो बदल रहा है, तो V dt, 0 से 1 साइकिल मतलब T तक, और नीचे dt 0 से T तक। इसे लिख देते हैं V0 sin ओमेगा t dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से T तक, और नीचे T। इसे लिख देते हैं V0 माइनस कॉस ओमेगा के बदले 2π/T बाय ओमेगा। यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से T, और ऊपर वाला देखिए V0 बाय ओमेगा टी, माइनस है इसीलिए cos 0 माइनस कॉस 2π/T इंटू T। अब मुझे बताओ cos 2π कितना होता है, 1, cos 0 कितना होता है, 1, ये कितना हो गया, 0। 0। दूसरा तरीका, इसको इधर लाके देखो, जब हम लिखते हैं ना y/dx, ये क्या देता है, एरिया, तो V dt भी क्या देगा, एरिया। अब एरिया, इधर वाला एरिया प्लस और इधर वाला एरिया माइनस, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा एक साइकिल में, 0। तभी आपका V एवरेज क्या आ जाएगा, 0। यहाँ वन साइकिल का V एवरेज देखा आपने, V एवरेज क्या हो गया, 0। अब जैसे जब ऐसे विषम परिस्थिति में आप पहुंचते हैं और आपसे कोई पूछता है यहाँ वोल्टेज कितना है ये बताओ, तो वोल्टेज तो बदल रहा है, आप जब तक बोलोगे तब तक तो वैल्यू भी बदल जाएगा। तो आप क्या करते हो, एवरेज बोलते हो। तो आपने एक बार पूछा, आपने कहा 0, अगली बार पूछा फिर कहा 0, एक सोर्स का पूछा 0, दूसरे का भी बोला 0, आदमी तो पागल हो जाएगा। अब ऐसे थोड़े ना है, देख रहा हूँ बल्ब जल रहा है, ये हो रहा है, तुम कह रहे हो 0 एवरेज, तो मानेगा नहीं, मन मानेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से निजात के लिए एक तरीका निकाला गया। एक तरीका क्या निकाला गया कि आप क्या बात सोचना शुरू करते हैं, ये VRMS कैलकुलेट करें। VRMS क्या कहता है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज।
सर इसमें से आर एम एस का क्या मतलब, आर है रूट, एम है मीन, एस है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। सर इसका मीनिंग मैथमेटिकली बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। चलो ठीक है, मैं मैथमेटिकली बताता हूँ। जब आप कहते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जब हम वी आर एम एस की बात करते हैं तो पहले v को स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज लो एक साइकिल का, और फिर उसके एवरेज लेने के बाद ये तो स्क्वायर का एवरेज हुआ, स्क्वायर कर देने पर प्लस माइनस के लफड़े से हम बाहर आ गए, सारा वैल्यू प्लस होगा, और अब जीरो ये नहीं आने वाला, और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लो। तो पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, और फिर उसका रूट लिया, तो आ गया वी आर एम एस, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो वी आर एम एस ध्यान से देखना, जीरो से टी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी तक, तो अब फिर स्क्वायर रूट। यहाँ चेक करिए, वी नॉट स्क्वायर रूट से तो बाहर आ जाएगा, तुरंत वी नॉट आ गया, बाई 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 रूट टी, टी को भीतर ही रखूं, अरे रहने दो सारा भीतर, वी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर रूट में, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का लफड़ा हटाओ। पहले स्क्वायर को इंटीग्रेट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से t तक, और ये dt। ये वाला आइडिया समझ में आया। पायल यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है, जिसमें हम लोग लिखते हैं साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो वैसे फॉर्मूला यूज कर दिया। अब यहाँ चेक करिए, स्क्वायर रूट के भीतर वी नॉट स्क्वायर बाई 2t, और ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन t, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी इंटू टी, और बाई, ध्यान देना 2 तो हटा ही दिया था ना, तो इतना बड़ा बाई देने का काम नहीं है, वो साइन वाले के नीचे केवल बाई देना जरूरी है, साइन वाले के नीचे दो 2 ओमेगा ही रहने देते हैं। तो सर ऊपर में आपने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना, 0 से टी तक साइन 0 0, साइन टी के 0 रखने पे भी 0 आएगा, और कैपिटल टी रखने पे भी 0 आएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और इधर वाला टी वाला कैपिटल टी में बदल जाएगा। देखो ये डाटा कितना आ गया, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर बाई 2, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 टी इंटू टी माइनस 0, टी और टी कट गया, तो यहाँ से आ गया वी नॉट बाय रूट 2, वी नॉट बाय रूट 2, तो वी आर एम एस हमारा कितना आ जाता है, वी नॉट बाई रूट 2। सर वी नॉट आपने क्या देखा था, अरे जो भी देखा था, वी नॉट बाई रूट 2। तो हम लोगों ने ये पता किया कि आरएमएस वैल्यू ऐसे निकल करके आता है। अब कहानी बढ़ाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी, ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम कहां से आया, तो उसे देखो कि यदि आपने यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कि आपने क्या किया, यहाँ ये अप्लाई किया V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपके मन में प्यारे से विचार आए कि सर मैं बैटरी लगा देता हूँ, ओए भाई रुक जा, बैटरी लगाने में एक लफड़ा है कि बैटरी का वैल्यू तो फिक्स होता है, तो सर मुझे पता कैसे चलेगा आप क्या यहाँ लगा रहे हैं, बड़े नेक विचार है। तो सोचो ना, मैंने एक डब्बा बनाया, और इस डब्बे में एक साइन कर्व बन गया, तो साइन कर्व बनाते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, अरे साइन कर्व मतलब साइन वाला जो सांप है, साइन थीटा वाला, उसको उठा के लाके रख दिया। साइन कर्व बनाते ही आपके समझ में आ गया अल्टरनेट वे में वेरी करने वाला है, और ये है रेजिस्टेंस आर। अब बताइए, किसी भी टाइम पे जो करंट आप लिखना चाहेंगे, किसी भी टाइम पे, तो एट टी
करंट कैसे लिखेंगे? एट टी, एट द टाइम टी, कैसे लिखेंगे करंट? तो सर मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूँ। अरे तो मैं कौन सा कहता हूँ कि दो फॉर्मूला बताओ, एक ही बता दो ना V बाई आर। तो ये देखो V नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, ये हो गया V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, इसे कह दोगे I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ गया कि V नॉट साइन ओमेगा टी यदि है तो इस जगह तुम्हें जो करंट दिखेगा वो करंट क्या दिखेगा? I नॉट साइन ओमेगा टी दिखेगा। अरे तो इसका मतलब यदि मैं I का ग्राफ बनाऊंगा T के साथ तो सर वो भी ऐसा ही बनेगा। अच्छा, ये अल्टरनेट वे में बदल रहा है अपना मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। हाँ, निगेटिव होने का मतलब क्या? करंट निगेटिव का क्या मतलब? जो अभी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, कुछ देर बाद एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, फिर कुछ देर बाद क्लॉकवाइज दिखेगा। इसका मतलब इस लूप में करंट चक्करगिरनी कर रहा है, करंट डायरेक्शन अपना बदल रहा है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छा, यदि आपको मिल ही गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बड़े नेक बच्चे हो, जल्दी से बता दो आई एवरेज यहाँ भी क्या होने वाला है? फेरो तुक्का, अरे कुछ तो बोल दो, क्या कर दूं? क्या एवरेज यहाँ एग्जिस्ट करेगा या यहाँ भी जीरो होने की उम्मीद है? अरे कुछ टफ आइडिया दे दिया क्या? लक्ष्य, जीरो होने की उम्मीद। लक्ष्य, हाँ सही सोच रहे हैं। लक्ष्य आपका क्या विचार है? सर जो लिख क्या दो वही सर? मान लूंगा। क्या विचार है आपका? वो क्लास में यस सर। बीच बीच में सर आ जाता हूँ। अंशुमन बताइए, आई एवरेज क्या जीरो लिखूं या नहीं लिखूं? सर जीरो, ऑल्टरनेटिव करंट है तो जीरो होगा। हाँ, तो आई आर एम एस जीरो हो गया। अब यदि ये जीरो हो गया, आई एवरेज के बारे में बताइए, आई एवरेज कितना? आई एवरेज हो जाएगा तो एक साइकिल जीरो, ये तो हो ही गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? आई आर एम एस जानने की मन मैंने बनाई। क्यों? क्योंकि जीरो तो प्लस माइनस के कारण हो रहा है, तो पहले स्क्वायर कर दें, फिर मीन ले लें, फिर रूट ले लें। तो आई आर एम एस का जो वैल्यू निकल करके आया, वैसे ही ये भी साइन का फंक्शन है, निकल करके चला आएगा आई नॉट बाई। यहाँ एक पॉइंट और होता है, कभी कभी हाफ साइकिल का एवरेज रहता है, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ भी देख लो यू, और हाफ साइकिल का एवरेज e बाई टू करता है, v एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। कभी कभी ये पूछ देता है, आप लोग तो गणितज्ञ हो ही, v dt इंटीग्रेट करोगे जीरो से t बाई टू तक, नीचे भी t बाई टू से डिवाइड करो, और ये जो है ये जीरो नहीं आता, यह जाता है 2v नॉट बाई पाई। तो सॉल्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगा किसी दिन, अब नहीं तो अभी से याद कर लो। यदि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तब भी यदि कोई कहेगा आई आर एम एस, सॉरी, आई एवरेज फॉर हाफ a साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट बाई 5। ध्यान रखिएगा। सब निकलेगा कैसे? अरे यार वही इंटीग्रेशन से निकल जाता है यार, तुम लोग घबराया मत करो, इंटीग्रेशन के तो तुम लोग मास्टर हो। जीरो से सर आप म्यूट हो रखे हो। ओहो, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई टी बाई टू, तो टू वी नॉट बाई पाई हमें ये याद रखना है, टू वी नॉट बाई पाई हाफ साइकिल का एवरेज। तो सर कौन कौन सा याद रखना है एक बार ठीक से मुझे बताओ। हाँ ये आइडिया अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास पन्ने हैं और मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। एक तो देखो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और एक आया है आई बराबर आई नॉट, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर आगे हो जाता है पावर आई इंटू वी,
आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब ये सब के लिए हम जब चलते हैं, काम करते हैं, तो लिखते हैं वी एवरेज 0, ये आई एवरेज 0। तब हम बच गए। तो वी आर एम एस याद करते हैं वी नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस याद करते हैं आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट कहाँ से निकल के आता है? अभी अभी देखा है, वी नॉट बाई आर से, या आई नॉट निकल करके आता है वी नॉट बाई एक्स से, या आई नॉट निकल करके आता है वी नॉट बाई एक्स एल से। सर ये फालतू चीजें मत बताओ, मैं तो केवल आर तक जानता हूँ, केवल आर तक देखो। अब ये देखो वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल वाला जो कहानी है वो 0 नहीं होगा। ये कितना होगा 2 वी नॉट बाई 5। ये भी कितना हो जाएगा आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। किसी और साइकिल के लिए चाहिए तो फिर तुम इंटीग्रेट करके निकालोगे 2 आई नॉट बाई 5। और पी एवरेज जब हम देखेंगे तो ये 0 नहीं होता। पी एवरेज कितना इंटीग्रेट करके निकल के आता है वही लिखोगे पी डी टी 0 से टी बाई टी, और ये निकल करके चला आता है आई नॉट वी नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5। कब? जब ऐसा कभी हो। पी एवरेज को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, पी एवरेज वाला आइडिया थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि यदि कभी ऐसा होता है कि आपके आई और वी में फंक्शन में अंतर हो, थोड़ा सा v बराबर हो वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई जो है आ जाए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। और तब यदि कोई कहता है आपको पावर बताइए तो क्या लिखोगे आई नॉट साइन आई इंटू वी, पावर क्या लिखोगे आई इंटू वी, आई इंटू वी, ऊपर वाला आई और वी ये जो दो है उन्हें ले लोगे। और पी एवरेज कैसे देखोगे? पावर डी टी इंटीग्रेट करोगे 0 से टी बाई टी, ये निकल के कितना आता है आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस 5। तो ये एवरेज पावर को ऐसे ध्यान रखते हैं। और यहाँ से ये डेराइव्ड रिजल्ट है, खुद इंटीग्रेट करके देख लेना 0 से टी पी डी टी बाई टी, यही आ जाएगा। और यहाँ से हम याद रखते हैं पी एवरेज के लिए आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस, वी नॉट बाई रूट 2 वी आर एम एस कॉस 5। और यहाँ से लिखते हैं कॉस 5 को पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और ये लिख रहे हैं आई आर एम एस साइन 5 को वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। चलिए आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे फिर इसे रिपीट कर लेंगे। आज केवल आपने फिर से देखा ये वोल्टेज कहाँ से आया, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर का अल्टरनेटिंग करंट कैसे दिख रहा है, फिर इसी वोल्टेज को लगाएंगे कैपेसिटर में, फिर इसी वोल्टेज को लगाएंगे इंडक्टर में, फिर देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला निकल के आता है। आज इस पेज पे जो फॉर्मूले हैं एटलीस्ट उन्हें रट्टा मार लो, याद रख लो। अभी के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू।